नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं माइम थेरेपी के बारे में। माइम थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो यूज की जाती है सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट के लिए आफ्टर बेल्स पाल्सी। लेकिन ये जो थेरेपी है ये बहुत ही पुरानी थेरेपी है, एक वेल रिसर्च थेरेपी है, लेकिन इतनी पॉपुलर इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि इस पे ज़्यादा रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई। ये ज़्यादातर प्रचलित है नीदरलैंड्स में। वहाँ पे इस थेरेपी का जन्म हुआ था और वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट ने इसको अपनाया और इसको यूज़ करना शुरू किया। लेकिन इसके जो रिसर्च पेपर्स है ये मैंने पढ़े हैं और मैंने देखा है इसका कितना ज़्यादा इफेक्टिव और कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, इसलिए पर्सनली मुझे ये थेरेपी काफ़ी अच्छी लगती है। तो क्या है ये थेरेपी, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइम बेसिकली एक परफॉर्मेंस आर्ट है, जिसका मतलब है एक तरीका एक्टिंग का। माइम की मदद से जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उसी के द्वारा एक कहानी को कहा जाता है। इसी आर्ट फॉर्मेट को लेते हुए इन द ईयर 1975 में डिपार्टमेंट ऑफ फेशियल रिसर्च इन वाइलेमिया गैस्थस ऑफ एम्स्टर्डम इन्होंने एक फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था पेरिफेरल फेशियल पाल्सी। इसमें एक एक्टर थे जिनका नाम था जैन मॉन्क। इन्होंने अपने फेस के फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करते हुए ये समझाने की कोशिश की थी लोगों को कि क्या हो जाता है फेशियल पाल्सी में, कौन से मसल किस तरीके से काम नहीं कर पाते जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सप्रेशन। उन्होंने एक भी शब्द का यूज नहीं किया था इस पूरी प्रॉब्लम ऑफ बेल्स पाल्सी को एक्सप्लेन करने में। उसी दौरान पीटर डेवर्से इन्होंने मिस्टर जैन बॉन्क जिन्होंने ये एक्ट किया था अपनी फिल्म में, उनके साथ मिलकर और ज्यादा रिसर्च और काम करना शुरू किया ये देखने के लिए कि इसी माइम फॉर्मेट जो एक आर्ट फॉर्म है इसको यूज करते हुए हम बेल्स पाल्सी या फिर सिनकाइनेसिस के पेशेंट की मदद कैसे कर सकते हैं। और तभी 1997 में मिस्टर जैन बॉन्क और पीटर डिवर्से ने इस प्रैक्टिस को और एक्सपांड किया और उन्होंने लोकल जनरल पेशेंट्स जिनको बेल्स पाल्सी होता है उन पे माइम थेरेपी को अप्लाई करना शुरू किया और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट को भी ट्रेन करना शुरू किया। जैन बॉन्क की मृत्यु के बाद 3 फिजियोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया और इसका ट्रेनिंग भी देना शुरू रखा। लेकिन जैसे मैंने कहा ये ट्रेनिंग नीदरलैंड तक के ही सीमित रही, इसके बाहर ये इतनी प्रचलित नहीं हो पाई और इसी के कारण माइम थेरेपी के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन इस पे जो भी रिसर्च पेपर्स हुए हैं ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, जिसका मतलब है कि ये एक अच्छा रिसर्च का तरीका होता है और इसकी इफेक्टिवनेस काफी हद तक के देखी गई है। तो मुझे ये प्रैक्टिकली और लॉजिकली बहुत ही अच्छा मेथड लगता है बेल्स पाल्सी या फिर सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट का। तो अब जानते हैं कि माइम थेरेपी आखिर है क्या। बेसिकली माइम थेरेपी 5 प्रिंसिपल्स के आधार पर चलता है। माइम थेरेपी का पहला प्रिंसिपल ये है कि ब्रीदिंग पे फोकस करो। ब्रीदिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी टेंशन है तो वो आपकी ब्रीदिंग को अफेक्ट करेगा और इसी टेंशन और इसी ब्रीदिंग के अफेक्शन के वजह से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और फेशियल सिमेट्री भी अफेक्ट होगी। इसलिए सबसे पहला काम जो माइम थेरेपी में किया जाता है वो है ब्रीदिंग की मदद से पेशेंट्स को कंप्लीटली रिलैक्स करना। बॉडी के कोई भी एरिया में टेंशन नहीं रहना चाहिए, इस पे फोकस किया जाता है। आफ्टर ब्रीदिंग जो दूसरी चीज है जिस पे फोकस किया जाता है या फिर जो कह सकते हैं पिलर है माइम थेरेपी का, आर्टिकुलेशन का मतलब है जो हमारे फेस के मसल्स है ये कितनी सिमेट्री में काम कर रहे हैं। मोस्टली नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं या कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मूवमेंट हो जाता है क्योंकि ये सारा हार्ड वायर्ड होता है हमारे ब्रेन में और हमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्कुराने में, रोने में, ये सारे इमोशंस जब हम फील करते हैं तो अपने आप आ जाते हैं। हम वॉलेंटरीली या फिर जानबूझकर मुस्कुराने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हम मुस्कुरा देते हैं, राइट। तो ये होता है आर्टिकुलेशन की वजह से। ये एक अनकॉन्शियस अवेयरनेस है अबाउट योर फेशियल मूवमेंट्स एंड फेशियल डायरेक्शन। नाउ इन बेल्स पाल्सी या फिर सिनकाइनेसिस ये आर्टिकुलेशन लॉस्ट हो जाता है क्योंकि जो फेशियल मसल्स है इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है और बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम भी ऐसी है।
तो जो फोकस होता है मीम थेरेपी का वो होता है इस आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव करना, इस कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, मसल्स को इतना मोबाइल बनाना, इतना हैबिचुएट करना कि वो सही मूवमेंट सही डायरेक्शन में और सही टाइम पे कर पाए। और तब यही मेरे को लेके जाता है तीसरे पॉइंट पे, जो है अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ डायरेक्शन। अब मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ये जो हमारे फेस के मसल्स होते हैं ये हमारे बाकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। इन फेशियल मसल्स में प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स नहीं होते, जिसका मतलब है हमारे फेस को डायरेक्शन का, फेस के जो मसल्स होते हैं इसको डायरेक्शन का पता नहीं होता। मैं आपको अगर ये बोलूँ कि आप आपके फेस के मसल को ऊपर की तरफ उठाओ एक नाम लेके, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। आंख बंद करके आप एक एक्सप्रेशन को फील कर सकते हो। मैं आपको स्माइल करने के लिए बोल सकती हूँ, लेकिन मैं आपके मसल को ऊपर खींचने के लिए, नीचे मोड़ने के लिए इस तरीके से नहीं बोल सकती, क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं होता है फेशियल मसल्स को। साथ ही साथ फेशियल मसल्स साइज में छोटे होते हैं और फेशियल मसल्स का अटैचमेंट डायरेक्टली बोन से होता है, कोई टेंडेंस नहीं होते। इसी के कारण जो डायरेक्शन की अवेयरनेस होती है वो कम होती है। हमें एक्सटर्नल फीडबैक या ऑडिटरी कोई फीडबैक की जरूरत होती है ये समझने के लिए कि हमें हमारे मूवमेंट को या हमारे मसल को किस डायरेक्शन में हिलाना है जिससे सही मूवमेंट हो पाएगा। और माइम थेरेपी में इसी का एजुकेशन या इसका अवेयरनेस क्रिएट करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या एस्पेक्ट माना जाता है। तो चौथा और लास्ट प्रिंसिपल है वो है इम्प्रूविंग द एक्सप्रेसिव एबिलिटी। जो भी बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ या सिनकाइनेसिस के पेशेंट हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन कंप्लेंट होता है कि वो सोशल एनवायरनमेंट में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की मदद से हम काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस कर जाते हैं जो शायद हम अपने शब्दों से ना कर पाए। लेकिन बेल्स पाल्सी में ड्यू टू सिनकाइनेसिस या फिर और भी पैरालिसिस के वजह से हम अपनी इस एबिलिटी को खो चुके होते हैं। और माइम थेरेपी का जो प्रिंसिपल है वो इसी के ऊपर आधारित है कि इस एक्सप्रेशंस को वापस लाया जाए। तो इन 4 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे स्टेप्स को डिजाइन किया जाता है जो इस 4 गोल्स को अचीव करने में मदद करें। तो क्या होती है ये 7 स्टेप्स माइम थेरेपी की, ये देखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है माइम थेरेपी में, जो सबसे पहले की जाती है वो है पेशेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट को सही तरीके से समझाया जाए कि ये प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है और ये कितने देर में ठीक हो जाती है। इस सारी चीज़ों का अवेयरनेस और एजुकेशन पेशेंट को सबसे पहले देना पड़ता है और यही है फर्स्ट स्टेप of mime therapy. After educating the patient, after making patient aware about all the facial movements, जो second step है mime therapy का वो है self massage of face. अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि relaxation पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, breathing पे फोकस इसलिए करते हैं ताकि बॉडी completely relax हो जाए। जब बॉडी relax रहेंगी तो वो सिमेट्री में भी बेहतर रहेंगी, इसलिए relaxation of face and neck muscles दोनों पे फोकस किया जाता है। रीजन कि नेक मसल्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि एक मसल है जिसका नाम है प्लैटिज्मा, जो 7th क्रेनियल नर्व जो बेल्स पाल्सी में अफेक्ट हो जाती है उससे अफेक्ट हो जाता है। और ये प्लैटिज्मा मसल होता है हमारे नेक रीजन में और इसी के कारण ये दूसरे मसल्स के साथ भी अटैच होता है और उसको भी खींचता है, तो हमारा पूरा पोस्चर भी इससे चेंज हो सकता है। इसलिए जब मसाज किया जाता है तो पूरे फेस और नेक मसल में किया जाता है और दोनों तरफ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरफ फेशियल पैरालिसिस हुआ है तो सिर्फ इसी साइड का मसाज करेंगे, इट डजंट वर्क दैट वे। फोकस होता है सिमेट्री का, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की, इसलिए दोनों तरफ इक्वली मसाज करना जरूरी हो जाता है। तीसरी स्टेप है आफ्टर फेशियल मसाज और वो है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन के मदद से भी जो सिनकाइनेसिस के वजह से जो ओवर एक्टिव मसल्स है या हाइपर एक्टिव या इरिटेबल मसल्स है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब तक कि आपके जो ओवर एक्टिव मसल्स है इसको हम मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं ऑटोमेटिकली हम एक्सप्रेशंस या और जो दूसरे आपके फेशियल मसल्स के गोल्स है बेल्स पाल्सी की वजह से उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो फोकस होता है वो पहले रिलैक्सेशन और इस इनहिबिट ऑल द ओवर एक्टिव फेशियल मसल ये होता है और इसी के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है माइम थेरेपी में। आफ्टर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन मतलब हम कितने स्पीड
कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में, कितने सिमेट्रिकली कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्माइल करने जाते हैं तो आप देखोगे कि ये साइड या तो ऊपर की तरफ पूरा नहीं उठ रहा है या वहीं के वहीं रहता है बेल्स पाल्सी में, राइट, और ये बिल्कुल होता है। तो जो एम होता है वो ऐसा नहीं होता है कि इसको फिर से हम पूरा वापस लाए। एम होता है कि हम कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट यानी दोनों की समान दिखने वाली मूवमेंट को बनाएं या फिर उसको ट्रेन करें, जिसकी मदद से जो आपके एक्सप्रेशंस है, जो आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगा और आपका जो फेशियल अपीयरेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये इस चीज पे फोकस किया जाता है। फिफ्थ स्टेप होता है वो है आई और लिप क्लोजर एक्सरसाइज। आपने देखा होगा सिनकाइनेसिस की वजह से जब भी आप स्माइल करने की कोशिश करते हो तो आंखें छोटी हो जाती है, और जब भी आप आंखें बंद या खोलते हो या आईब्रोज की कोई मूवमेंट करते हो तो मुंह अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, और यही है इन कोऑर्डिनेशन की साइन। तो इसको कोऑर्डिनेशन में लाना, इसको सिंक में लाना, इसके लिए आई और लिप एक्सरसाइजेस को फोकस किया जाता है डिफरेंट स्पीड डिफरेंट इंटेंसिटी में। तो ये है फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है लेटर एंड वर्ड एक्सरसाइज। जी हाँ, बोलने की कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। आप ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो वर्ड, और कई बार कुछ बोलने के लिए आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है। कई बार आपको लगता है कि इस तरफ से वो पूरा फोर्स नहीं जा रहा है। इसके लिए भी एक सिमेट्री होना जरूरी है, और इसीलिए पेशेंट को उस लेटर्स और वर्ड्स में भी ट्रेन किया जाता है। और लास्ट स्टेप होता है आफ्टर इम्प्रूविंग द लेटर्स एंड वर्ड्स इज फेशियल एक्सप्रेशन इटसेल्फ। पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है हमारे फेस के जितने भी कोर एक्सप्रेशन है जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि सरप्राइज, फ्राउन, गुस्सा, फियर, इन सारे एक्सप्रेशंस को कितने इंटेंसिटी में कब यूज करना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हर एक इंटेंसिटी में फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और इसी को सम्मिलित करके, इसी को ज्वाइन करके बनती है माइम थेरेपी। अब आपका सवाल ये रहेगा कि माइम थेरेपी कितने लंबे टाइम तक के चलती है। तो यूजुअली माइम थेरेपी का एक सेशन होता है वो 45 मिनट्स का होता है, और ये जो ट्रीटमेंट होती है वो 1 से 1.5 साल तक के यूजुअली चलती है। कई बार ज्यादा भी लग सकता है अगर सिवियर सिनकाइनेसिस या फेशियल पैरालिसिस है तो। और एक चीज, जो माइम थेरेपी है ये टिपिकली सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट के लिए है। इससे बेल्स पाल्सी के इम्प्रूवमेंट में इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपके फेस के मसल्स पैरालाइज ज्यादा है, वीक ज्यादा है, तो उसमें माइम थेरेपी ज्यादा काम नहीं कर सकती। लेकिन माइम थेरेपी का काम, जैसे मैंने कहा, आपके फेस में सिमेट्री लाना और सिनकाइनेसिस लेवल को कम करना। यूजुअली पेशेंट 60 to 70% इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइम थेरेपी की मदद से। लेकिन ये नॉन इन्वेजिव, यानी इसमें कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। टिपिकली एक होम एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज, मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस पेशेंट को दी जाती है जो पेशेंट को प्रैक्टिस करनी होती है घर पे। तो वैसे देखी जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल टेक्निक है ये सिनकाइनेसिस मैनेजमेंट के लिए। तो दोस्तों ये था एक जनरल इंफॉर्मेशन तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो आपको एक्सप्लेन करने के बारे में, आपको अवेयर करने के बारे में कि माइम थेरेपी आखिर है क्या। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर हाँ तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ क्यू चैनल को। और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।